अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्राना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है हरी मोहन साहब, जिन्होंने हमें हरियाणा से ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हरी मोहन साहब, आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो मेरे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत सारी चीज़ें जानना चाहूँगी आपसे। इसीलिए आपको दावत दी है क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेंगे जिससे तशनगी भी दूर हो और डाउट्स भी खत्म हो और जो अनसर्टेनिटी है उसका भी जवाब दिया जाए। पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी, परसों खबर देखी थी कि आप हिंदुस्तान के एक शहर उत्तराखंड में के कोर्ट ने 2 नौजवान लड़कों को एक्विट किया है लव जिहाद के केस में। 1 साल वो केस तकरीबन चला, उसकी 19 हियरिंग्स हुई और जो बच्ची इन्वॉल्व थी जिसको अगवा करने का इल्ज़ाम था उन दोनों लड़कों के ऊपर, वो 13 साल की बच्ची थी और वो यतीम बच्ची थी और अपने अंकल के साथ रह रही थी, या पता नहीं वो चचा है या मामू है, ये मैं नहीं जानती। बहरहाल जब प्रोसीडिंग्स में ये बात सामने आई कि वो बच्ची के भी बयान बहुत दफा बदले, लेकिन आखिरकार उस बच्ची ने कहा कि पुलिस ने प्रेशर से मुझसे ये बयान दिलवाया है कि मेरी अबडक्शन हुई है, यानी मुझे अगवा किया गया है। हालांकि मामला कुछ और था, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे और जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है, मैं हरिमोहन साहब पहले उस पर बात करूंगी, पुरोला, अगर तो मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, वो शहर जहाँ जो जिस जगह जो बेसिकली इन क्वेश्चन है, उस हवाले से भी ये बात की जा रही है कि बहुत अरसे से वहाँ ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ के जो मुसलमान कम्युनिटीज हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। और उसके लिए मैं अब आप वहाँ उस पे आ रही हूँ जो हमारा टॉपिक है, उसके लिए लव जिहाद को एज ए कॉन्स्पिरेसी, एज ए टूल, एज ए वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये हुआ भी। इस केस के बाद बहुत सारे लोगों ने वहां से कारोबार अपने बंद किए, बहुत से मुसलमान वहां से रीलोकेट हो गए और वो छोड़कर अपनी जगह को वहां से चले गए। तो उसके बाद जो कोर्ट की वर्डिक्ट आई है, जो जजमेंट आई है, आपने भी उस पर शो किया है, आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा ये हॉक्स है। मैंने भी बहुत सारी इस प्रोग्राम को करने के लिए जब रिसर्च की तो बीबीसी से लेकर गार्डियन से लेकर न्यूयॉर्क टाइम, बहुत सारे अखबार ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है जिसको हिंदुस्तान में जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, हिंदुत्व का जब से एक नारा बुलंद हुआ है, तो लव जिहाद को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बताने के लिए कि मुसलमान जो है वो औरतों को सिड्यूस करते हैं, हिंदू औरतों को, उनसे फिर शादी करते हैं, फिर उनको कन्वर्ट करते हैं और फिर उनके पास उसके बाद उन पर मजालिम भी किए जाते हैं। इसमें दोनों सब चीजें हैं, एक तो कन्वर्जन भी है, एक हिंदुओं के खिलाफ साजिश भी है, वगैरह वगैरह। आगे जाके इसका एक ऑपोजिट भी है, उस भगवा लव ट्रैप, उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप बात करें, लेकिन मुझे सिर्फ आप हमें ये बताइए कि ये सारा जो मामला है, जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है कि इट्स ए हॉक्स, इट्स ए कॉन्स्पिरेसी, आप बताइए कि वाकई ये हॉक्स है, कॉन्स्पिरेसी है, या आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई सच्चाई है? मैडम, मैं अपनी बिल्कुल बात को रखने से पहले एक सवाल आपसे बिल्कुल ये पूछना चाहूंगा। कुरान में नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या ओपिनियन है? कुरान में मौलाना जो कुरान में नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या ओपिनियन है? क्या उनके अगेंस्ट जिहाद का कुछ डिस्कशन है? देखें, जिहाद एक किस्म की जिहाद की, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं। जी, मैं उसमें नहीं जाऊंगी कि जिहाद के कौन कितने लेवल्स हैं, लेकिन जिहाद का एक मायने कताल भी है, मैं आती हूँ उसके ऊपर, जिसको जंग का नाम भी दिया जा सकता है। लेकिन ये किन के खिलाफ करनी है? ये उन लोगों के खिलाफ करनी है जो आपके खिलाफ भी हथियार उठाएंगे, जो आपके खिलाफ भी कोई ऐसा अमल करेंगे, कोई ऐसा हरकत करेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे मैडम, आपके आप अपने। एक बहुत एजुकेटेड लेडी हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक बहुत एजुकेटेड लेडी हैं। अगर इसी जिहाद का मतलब जाकिर नाइक के वीडियोस को उठाकर देखा जाए तो एक चीज समझ में आएगी कि जब तक एक मुसलमान कम से कम अपने जीवन में जितने ज्यादा काफिरों को मुसलमान नहीं बना देगा, तब तक उसे जन्नत नहीं मिलेगी। ये चीज
ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ भी हुई है। मैं श्रीनगर पढ़ाने गया, वसीम नाम का बंदा है, मुझे 4 वीडियो रोज भेज देता है कि साहब ये इस्लाम में है, ये इस्लाम में है। मैंने कहा मेरे कुछ सवाल है, उसने मुझे इस इमाम से मिलवाया। मैंने इमाम से 2-4 सवाल पूछे कि साहब ठीक है, आप मुझे ये बताइए, मुझे आप अपने फिर इसमें लेके आएंगे, मैं कौन से फिरके में शामिल होऊंगा? तो कहते बेटा ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे फिरके में ही शामिल होंगे। मैंने कहा फिर क्या मुझे दूसरे फिरके वाले काफिर कहेंगे? मेन थिंग इज मैडम, जब आप एक फिरके को दूसरे फिरके के अगेंस्ट में कंपेयर करते हैं तो उसमें दूसरा फिरका जो है वो भी उतना ही, या कह सकते हैं बुरा है, या उतना ही काफिर है एक की नजर में जितना हिंदू है, या कम से कम वो कैटेगराइज कर लेते हैं। अब आप इसे ऐसे समझिए कि मैडम जो मुझे नहीं पता कुरान में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके मौलानाओं के द्वारा जो कोट की जाती हैं चीजें, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। उनकी बातें सुनकर एक सिंपल सा थॉट है, और वो ये है कि हिंदूज को इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं समझा जाना चाहिए। ये चीज, ये हिंदूज इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं। एक मौलाना को मैंने यहां तक सुना है कि हिंदुओं के साथ इतना व्यवहार रखो जितना एक टट्टी के डब्बे से रखा जाता है, कि उसका जितना काम है उतना ही, उसके बाद थूक दो, उसे फेंक दो, या उसका कोई काम नहीं है। ये एक मौलाना के शब्द हैं। अब मैडम इसे आ जाते हैं, जब एक मौलाना एक नॉर्मली कम पढ़ी लिखी कम्युनिटी को ये समझाता है कि हाउ यू शुड डील विद द नॉन मुस्लिम्स, और ऐसा नहीं है सिर्फ मौलाना ही समझाते हैं। कलकत्ता का मेयर जो है फहीम हसीन समथिंग कुछ उसका नाम है, साफ कहता है मुसलमान जो मुसलमान नहीं है वो बदनसीब है। दीज आर द लिटरली द वर्ड्स। जो मुसलमान नहीं है वो बदनसीब है, उसे दावत इस्लाम दिया जाएगा और उन्हें जन्नत तभी मिलेगी जब वो इस्लाम में आ जाएंगे। कैन यू इमेजिन अ पर्सन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ कलकत्ता सिटी? इंडिया की एक बहुत बड़ी सिटी है कलकत्ता सिटी, यानी ये अंदाजा लगा लीजिए पोर्ट सिटी के मामले में आपके कराची के बराबर है। उसका मेयर खुलकर ये कह रहा है कि दावत इस्लाम दो। आगे से सवाल पूछा गया, साहब अगर दावत इस्लाम कबूल ना करे तो हंस के चला जाए, फिर क्या करे? एक्चुअली मैं जिस चीज पर लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं, इसी तरीके से बंगाल में एक चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट है। चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 लोग मिलकर, पहले तो एक मुस्लिम जो वहां का लोकल लीडर है वो हिंदू लेडी को और उसके हस्बैंड को पीट रहा है पकड़ के बुरी तरह। पूरी की पूरी कम्युनिटी देख रही है, हिंदू लेडी को पीट रहा है। उस चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट के विधायक से पूछा गया, जनाब ऐसे कैसे? तो कहता यार ये तो इस्लाम का एरिया हो चुका है ना, ये तो इस्लामिक स्टेट हो चुका है, यहां तो ऐसे ही रूल होगा। कैन यू इमेजिन? यहां हम जिस चीज की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, अब उसके बाद आ जाते हैं मैडम जो डील किया जाता है, जैसे मौलाना अरशद मदनी जो है देवबंद के, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई मुसलमानों ने बीजेपी से बदला ले लिया। ठीक है, बरेली के जो बरेलवी फिरका है आपका, उसी बरेलवी फिरके से बिलोंग करने वाले मौलाना तौकीर रजा 21 तारीख यानी परसों एक कलेक्टिव मैरिज करवाना चाहते हैं, ग्रुप मैरिज करवाना चाहते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक विवाह कहते हैं। उसमें पहले हिंदू लड़कियां जिन लड़कों ने भगा के ले गए हैं उनका पहले कन्वर्जन करवाएंगे कलेक्टिव, उसके बाद उनका निकाह पढ़वाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें प्रोटेक्शन देगा। अब इसका उल्टा क्या अलाउड है कि बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों को पहले हिंदू लड़कों में कन्वर्ट करवाया जाए उसके बाद? चलो पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं मैडम। वो आपके यहाँ मिठू मियाँ से लेकर न जाने कौन कौन है, पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन को। मैडम इन सबके पीछे पता है एक चीज क्या है कॉमन? वो है नफरत, हेट्रेडनेस अगेंस्ट हिंदूज। ये एक बहुत बेसिक फैक्ट है जो नॉर्मली मुस्लिम्स को उनके मौलाना, मुल्ला, काजी जितने भी हैं ये पढ़ा रहे हैं। अब ये नफरत एक तरफ तो सीधे सीधे तौर पर है कि भाई मारो। अब मेजॉरिटी हिंदू है, पाकिस्तान में आप हाल देख सकते हैं मारो के नाम पर। बांग्लादेश में अभी पिछले साल दंगे हुए थे नवरात्रों में, वो किस वजह से हुए थे? एक मुस्लिम कुरान उठा के हनुमान जी जो हमारे देवता है उनके हाथ में रखाया, मैडम उसके नाम पर पूरी कॉलोनी जला दी। बाद में जब पंडाल के अंदर उसका सीसीटीवी चेक किया गया तो वहां एक काजी की प्लानिंग निकली, मुसलमान जो था वो कुरान रख के आ रहा है ताकि वहां पर हेट्रेडनेस, मैडम ये जो बेसिक हेट्रेडनेस है ना,
ये चीज असलियत में दुनिया मान नहीं रही कि इस्लाम में, मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा, जूस की बात नहीं कर रहा, इस्लाम में इस्लाम को मानने वालों के दिमाग में एक हेट्रेडनेस भरी जाती है हिंदुओं के खिलाफ। अब उसमें दो तरीके से आ जाते हैं। एक पहला, और ये जो सेक्युलर है ना मैडम, इनका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ये तो कहते हैं नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कोर्ट चलता है प्रूफ के ऊपर। 13 साल की बच्ची के सामने जब उन दो मुस्लिम लड़कों को बचाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े होंगे और वो उनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या वो 13 साल की बच्ची उस प्रेशर को झेल पाएगी? मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं। क्या बच्ची ने उस हिंदू परिवार को, सर उसने कहा है कि पुलिस ने, मैडम मैं वही चीज पे आ रहा हूं कि मैडम पुलिस भी कई बार इंक्वायरी अगर कर रही होती है तो कई बार बच्चे के पास वोकैबुलरी बहुत कम होती है, उस बच्चे से पूछा जाएगा। इवन बहुत सारे मामलों में हमारी उम्र के लोगों के पास भी वोकैबुलरी कम होती है, वकील जानबूझकर शब्द इस्तेमाल करता है और सामने वाला कहता है हाँ, और उसे जजमेंट मान लिया, उसको क्या नाम है, मान लिया जाता है कि वो वही उसका स्टेटमेंट है। मैडम कोर्ट आप भी जानते हैं, मेरे ऊपर भी मुकदमे चल रहे हैं, मैं भी जानता हूं कि कोर्ट के अंदर खेल क्या होते हैं। वकील जब शब्द, और ऐसे मामलों में, और एक बात और है मैडम, हिंदू को बचाने के लिए लोगों को लगता है शोर मचा रखा है आरएसएस बीजेपी, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं खड़ी जिसमें एक हिंदू परिवार फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए कोई वकील आकर खड़ा हो जाए और उसकी फीस दे दे। वहीं अगर दो मुस्लिम लड़के फंसे हुए हैं इस मामले में, तो पूरी की पूरी उनकी मस्जिदों से ऊपर का पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पूरी की पूरी हाई कोर्ट तक के जितने टॉप क्लास मुस्लिम लॉयर्स है वहां ले जाके खड़ी कर देती है। मैडम हमारे यहां हमारे एक नेता होते थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हिंदू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को इतनी बुरी तरह खत्म किया कि नोबडी इज हियर टू सेव हिंदूज। और हमारे यहाँ की सरकारों से लेकर हर कोई कंफ्यूज्ड है, इस मामले में कोई बचाने के लिए ही नहीं है। अब वो 13 साल की लड़की जिसको फोर्स की बात की गई है, मैं गारंटी से कह रहा हूं उस परिवार के सामने वकील ही नहीं होगा उसके पास, और वकील किया होगा तो सरकारी वकील होगा। मैडम एक सरकारी वकील को मिलती है 1000 रुपए पेशी, और दूसरी तरफ मौलानाओं ने उस दो लड़कों को बचाने के लिए क्या कर रखा होगा, पूरे का पूरा 1 लाख रुपए पेशी वाला वकील खड़ा कर रखा हो जो वैसे तजिया उड़ा देगा। अब वो दो लड़कों को क्यों बचाया होगा वो समझा देता हूं। वो जो दो लड़कों को बचाया गया है ना मैडम, उन दो लड़कों को हीरो के फॉर्म में प्रोजेक्ट किया जाएगा कि देखो हम बचा के लाए, तुमको भी हम बचाएंगे, करो। अब ये प्रॉब्लम इस तरीके से होती है हमारे यहां, ठीक है। अब आ जाते हैं मैंने सबसे पहले, और मैम वो जो लड़के हैं उनको मोटिवेट किया गया होगा मस्जिद के द्वारा, और होता है ऐसा बिल्कुल होता है कि मस्जिदों के अंदर उनको मोटिवेट किया जाता है, बाकायदा लिस्ट निकाली जाती है कि ब्राह्मण लड़की से शादी करोगे तो 8 लाख रुपए मिलेंगे और बेसिक खर्चा मिलेगा वो अलग। मैडम कैन यू इमेजिन, बाइक से लेकर पैसे तक सब चीजें फिक्स होती है। अच्छा आपकी बात करवाओ, चले मेरी अब यहाँ मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी। अच्छा एक सवाल, अच्छा ठीक है आप पूछिए, उसके बाद में बताता हूँ। आप क्योंकि देखिए हमारा तो आपको पता है मुख्तसर टाइम का एक प्रोग्राम होता है। आपकी बातें मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही कि आप गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, आप कोई मुलम्मा साजी कर रहे हैं या आप हिंदुओं का साथ दे रहे हैं। हेट्रेड की आपने बात की, मुझे एक बात बताएं, आपके जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनका बयान ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी एक हिंदू लड़की को उठाएं तो आप इनकी 200 लड़कियों को उठाएं। आपको याद होगा कि कश्मीर की खवातीन के हवाले से भी, मुसलमान औरतों के हवाले से भी ये बात आरएसएस के लोगों, एक सेकंड पहले मुझे सिर्फ सवाल मुकम्मल करने दें फिर आपकी बात। ये बात बहुत हुई कि जी वहाँ लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, ये बहुत ट्रेंड भी चला था ट्विटर के ऊपर कि जी उनको उठा लें, उनसे शादियां करें। फिर आप ही के यहाँ एक पूरी कैंपेन चली घर वापसी की। वो घर वापसी की कैंपेन क्या है कि हिंदू ये समझते हैं कि यहाँ के लोग जो थे, जो हिंदू थे, उनको कन्वर्ट किया गया, उनको मुसलमान बना दिया, किसी को क्रिश्चियन कर दिया और किसी को और भी किसी मजहब में शायद शामिल कर दिया गया हो। तो इनको जो है वो पूरी कैंपेन चली, बहुत सारा हमने ये भी देखा जब नई नई बीजेपी की हुकूमत आई कि जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट किया गया, खास तौर पर जो बिल्कुल लो लेवल के स्ट्रेटा के लोग थे, डेलिट्स वगैरह, कुछ इस तरह के चीजों को हमने देखा। उसके बाद आप देखते हैं कि हेट्रेड की जब आप बात करते हैं, हेट्रेड आप कहते हैं कि मुसलमानों का हिंदुओं के खिलाफ है, तो कोई हिंदुओं का मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड को
क्या क्या आप नाम देंगे कि आपका अपना प्राइम मिनिस्टर, आपने तो इनके ऊपर तो इल्जाम है, आपके मुसलमान नहीं, दुनिया भर में लोगों ने ये बात की, ओबामा ने आपके वहां खड़े होकर आपके मुल्क के अंदर बात की कि आप लोगों ने तो इस पूरी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुसलमानों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया हुआ है। आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये एक भैंस आप इनकी 2 भैंसें चुराएं, ये आपके मंगलसूत्र लेकर चले जाएंगे। उसके बाद उनको कहते हैं कि बच्चे पैदा करने वाली मशीनें हैं, फिर इनको मतलब जिहाद का तो एक देखे ना, अफगानिस्तान की जंग और वो पूरे के बाद जिहाद के नाम को जिस तरह से बदनाम किया गया, जो मौलवी मुल्ला कहते हैं बिल्कुल वहां हो रहा होगा, इस तरह की आग लगी हुई। इसके साथ एक ज़िमनी सवाल भी ले लें कि इससे तो मुझे ऐसे लगता है कि जो सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की, वो तो बहुत ही मुझे खस्ताहाल लग रही है कि यानी कि लोगों के अंदर कोई अवेयरनेस ही नहीं है। अब उनको कोई भी आकर कोई पट्टी पढ़ा पढ़ू के चला जाता है, तो ये कम्युनल वायलेंस फिर कैसे खत्म होगा? हुकूमत क्या कर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर? तो पहले तो हेट्रेड के ऊपर जवाब दें। ये तो फिर आपको मैंने साथ ही एक बात कही कि मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा मैडम, उम्मीद नहीं थी कि यही वाला सवाल आएगा। भगवा लव ट्रैप भी देखिए मैडम, जो योगी क्या भगवा लव ट्रैप आपको पता होगा, भगवा लेफ्ट ट्रैप भी शुरू हुआ, उसको ठीक है क्योंकि उसमें हिंदू शामिल है, तो शायद उसको इतनी वो पिछले दिनों आई विश मैं आपके साथ वो ट्वीट्स शेयर कर पाती। पूरा जब ये वाकया हुआ, ट्विटर के ऊपर एक पूरी कैंपेन चल रही थी कि हाँ, इस इलाके से मुसलमानों को निकालें बाहर, कुछ भी करके निकालें ये उत्तराखंड के इस इलाके से। तो ये जो हेट वर्सेस हेट है, सब दोनों तरफ चल रहा है, उसको कैसे उसकी क्या जस्टिफिकेशन बनती है? मैडम, सबसे पहले मैं आपसे उत्तराखंड का एक क्वेश्चन पूछता हूं, उत्तराखंड से मुसलमानों को बाहर निकालें, ठीक है मैडम? मक्का मदीना में अगर 100, 150, 200 हिंदू बस जाएं तो कैसा लगेगा? मेरा ख्याल है कि इसकी अब तो इजाजत भी दे दी हुई है, अब तो कोई मसला नहीं है, किसी वक्त में था ये प्रॉब्लम। अब मैडम, हाँ। अभी भी इजाजत नहीं है, ख्याल है आपका, इजाजत नहीं है। स्मृति ईरानी वहां सिर्फ साड़ी पहन के गई थी और बवाल मचा दिया था मौलानाओं ने कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, मक्का मदीना, पाक मक्का मदीना में जाके इस तरीके से खड़ी हो गई है एक हिंदू लेडी या एक पारसी लेडी। मैडम, असलियत में उत्तराखंड में आज से 10 साल पहले देखेंगे तो वहां पर कोई पॉपुलेशन मुस्लिम की थी ही नहीं, 90% हिंदू पॉपुलेशन। एक सेकंड मैडम, पूरी बात, वहां हमारे धार्मिक स्थान है मैडम, सीधी सी बात है, जिस तरीके से मक्का में अगर हिंदू को निकाला भी जाएगा, मान लेते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं वहां रहना, बिल्कुल वहां जाना, उनको बाहर की तरफ से फिराया गया था, मक्का में लेकर नहीं जा गया। लेकिन सर, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको मार कर उन पे झूठे मुकदमे कर सऊदी हुकूमत मैडम, मैं वही तो चीज, उसी चीज पर आ रहा हूँ, एक बार सुनिए तो सही, उसी चीज पर आ रहा हूँ आपसे। आप सोचकर देखिए मैडम, जिस तरीके से आपके लिए मक्का मदीना है, आपके लिए अल अक्सा है, हमारे लिए हमारा बद्रीनाथ, हमारा केदारनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, ये शहर है। अब यहां मुस्लिम पॉपुलेशन जो 10 साल पहले, 20 साल पहले एक नहीं था, आज वहां पर 20% कहां से आ गई है? उनके जब कागज मांगने जाते हैं तो वो बांग्लादेशी निकलते हैं, रोहिंग्या निकलते हैं, अवैध कॉलोनीज में रह रहे हैं, इलीगल कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं। प्रॉब्लम यह है, कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है तो इनको बसा देती है वहां पर। अब उसके बाद जब गवर्नमेंट वहां पर अपना एक्शन लेने जाती है, उनसे कहती है कागज दिखाओ, भाई तुम कुछ तो प्रूफ दिखाओ कि यू आर इंडियन। नहीं जी, प्रूफ नहीं दिखाएंगे, क्यों? बांग्लादेशी है। या फिर एक बात बताइए मैडम, सिर्फ एक बात, रोहिंग्या कहां से निकले हुए हैं मैडम? म्यांमार से। कितनी दूर? 5000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर दूर से, बीच में बांग्लादेश पड़ता है, उसको क्रॉस करके मेरे उत्तराखंड में हिंदू जो रिलीजियस प्लेस है वहां करके आ रहा है, बस इतना बता दीजिए। उन बेचारों की तो इसका कोई जवाब ही नहीं है किसी के पास। मुसलमान नहीं पकड़ पूछते हैं ना, उन बेचारों को मुसलमान पूछते हैं ना, उनको उनका अपना मुल्क पूछता है। फिर तो विक्टिम कार्ड हो गया। भाई मुझे नहीं मतलब वो पूछते नहीं पूछते, मेरे हिंदू धर्म स्थान पर वो क्या कर रहे हैं, मेरे रिलीजियस प्लेस पर, मेरा पायस प्लेस पर क्या कर रहे हैं, मुझे जिस तरह इतना बता दीजिए। मेरे मंदिर के सामने फूल की दुकान लगा के बैठा हुआ है और उस फूल के ऊपर थूक के मंदिर को, फूल को बेच रहा है, मैं क्या करूंगा ये बता दीजिए।
मैडम ये तो हमारी बिल्कुल देवी के ऊपर, मंदिर के ऊपर फूल चढ़ने वाला है, उसे थूक रहा है बंदा, उसमें ये तो पेशाब करके फ्लावर्स को बेच रहा है अंदर। जो भी मुसलमान कर रहा है वो ये बिल्कुल गलत सही है, है। तो हम इसको हैंडल कैसे करें ये तो बता दीजिए, उसको सही कैसे करें, क्योंकि उस दिमाग के अंदर बिठा रखा है हिंदू दुश्मन है। अब आ जाते हैं बिल्कुल भी बाबा नहीं है। योगी आदित्यनाथ वाले बयान पर। योगी आदित्यनाथ वाले बयान पर आ जाते हैं मैडम, कि वो एक लड़की उठाए तुम 100 उठाना। मैडम इस स्टेटमेंट के अंदर ही जवाब है, क्या पहले कहा कि उनकी लड़कियां उठा के लाओ? सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, अगर वो एक लड़की उठाए, यानी वो उठा रहे हैं और हिंदू चुप बैठा हुआ है, तो तुम 100 उठा के लाओ ताकि उन्हें उनकी औकात पता लगे। ये उसने स्टेटमेंट दिया है। अब मुझे ये बताइए मैडम कि इस स्टेटमेंट में पहली स्टेट लाइन के अंदर बता रखा है कि यानी मुस्लिम लड़कियों को उठा रहे थे, उनको जवाब देना जरूरी था। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी जो कि मुसलमानों के वोट के ऊपर पल रही थी, वहां वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई स्टेप ही नहीं उठाती थी। मैडम मुस्लिम का नाम आते ही थानेदार है ना गायब हो जाता था कि यार उसके खिलाफ केस नहीं लगूंगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अगर गलती से केस लिख दिया तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा या हो सकता है उसके डिमोशन हो जाए। ये हाल थे। मुख्तार अंसारी के ऊपर डीवाईएसपी जैसे ऑफिसर ने काम किया, आज भी वो रोता फिर रहा है, नाम उसका ठाकुर साहब है कुछ, रोते फिर रहे मुख्तार अंसारी के ऊपर, सिर्फ केस बनाया था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अगर कुत्ता घसीटी कर दी जाए तो सोच कर देखिए यहां हाल क्या रहा होगा। मैडम मुख्तार अंसारी जीप के अंदर, खुली जीप में माइक से बोल रहा था, मुसलमानों मारो इन हिंदुओं को, एक को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बैठा हुआ हूं, माइक के ऊपर। तब जाके योगी आदित्यनाथ ने कहा था मैं इस मुख्तार अंसारी को बताऊंगा जितने हिंदू मरवा रहे हैं। मऊ के दंगे आप नेट में आज भी सर्च कर लीजिए। यह हाल था जिस योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे हैं, और जिन हिंदुओं की दुर्गति उस मुख्तार अंसारी ने कर रखी थी। मैडम इस स्टेटमेंट के अंदर ही पहले बता रखा है कि मुसलमान लड़कियां उठा रहे हैं और हिंदुओं को जागना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो तुम्हें एक लड़की अगर वो उठाएंगे तो तुम्हें 10 100 उठाओ ताकि उन्हें पता लगे दर्द किसे कहते हैं। मैम ये स्टेटमेंट, आप ही स्टेटमेंट में से आंसर है, इसको कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग। अब आ जाते हैं मैडम कश्मीर के ऊपर। अच्छा मैडम कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, आपको याद होगा 1989, 19 जनवरी 1989 कश्मीरी पंडित जेंट्स को कहा गया था लेडीज को और बच्चियों को यहीं छोड़ दो और आदमी आदमी चले जाओ। वीडियोस वायरल है, सिर्फ आदमी आए थे, औरतों और बच्चों को या तो पहले ही भेज दिया गया था या फिर वहां मार के आ गए थे। उसके बाद एक दो नेताओं ने बड़बोलेपन के अंदर जोश में कह दिया कि जी हम कश्मीरियों के साथ भी ऐसा करेंगे, तो पूरी दुनिया ने सर पे आसमान उठा लिया। मैडम उन हिंदू औरतों का क्या कसूर था जो कश्मीर के अंदर ही रह गई थी? सिर्फ यही ना कि वो हिंदू थी। मैडम अपना दर्द सबको दिखता है और अपने घाव, अपनी गंदगी जो होती है हर कोई छुपा रहा होता है। प्रॉब्लम कश्मीर के अंदर दो नेताओं ने ऐसा कह दिया, वो सब कुछ आपने इस चीज को बताने से पहले एक बार ये नहीं बताया कि भाई कश्मीरी पंडित औरतों के साथ क्या किया था वहां पर। मैडम आज तक उस घाव को पागल वो झेल नहीं पा रही है। जो पहले निकल गई सो निकल गई, उसके बाद कोई निकल नहीं पाई। आज भी 0% पॉपुलेशन है कश्मीर के अंदर हिंदूज की। उस जेनोसाइड, उस एक्सोडस को कोई नहीं बोलता। अब लास्ट जो आपने टॉपिक शुरू किया था, लव जिहाद। मैडम लव जिहाद में, जिहाद आप मानते हैं है, और जिहाद दो पार्ट्स में है, आप इसको एग्री करें या ना करें। एक वो जो पर्सनल है, पर्सनल मींस एक इंसान अपने अगेंस्ट करता है, अपनी बुराइयों के अगेंस्ट, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो करे। दूसरा इस्लाम का दूसरा फेस है पॉलिटिकल। जिस टाइम पर प्रॉफिट मोहम्मद ने रियासत मदीना एस्टैब्लिश की थी, वो एक पॉलिटिकल फोर्स क्रिएट हो चुकी थी, आप भी जानते हैं। उसके बाद पर्सनल बचा नहीं बचा, पॉलिटिकल पक्का है, ये आप मानेंगे? नहीं मैडम उस पॉलिटिकल फेज का, यस मैम, ये तो हमारे पार्ट ऑफ फेथ है कि उन्होंने एक रियासत बनाई थी, जाहिर है उसमें पॉलिटिक्स ही होनी है। दिस इज बिल्कुल एग्जैक्टली वो पॉलिटिकल फेस है। उस पॉलिटिकल फेस के 3 वेपन्स हैं। जनता को, अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए है जिहाद, और लड़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए शहीद और गाजी। जीत के आ गया तो गाजी कहेंगे, मर गया तो तेरे को शहीद कहेंगे, और बाकी जिहाद के लिए लड़ना तो है ही क्योंकि ये तेरा काम है।
अब मैडम ये जिहाद के अलग अलग फॉर्मेट्स है, यहां पर अब मिडीवियल फेज में तो है नहीं कि आप घोड़ों के ऊपर दौड़ोगे और किसी को भी कन्वर्ट करवा दोगे। यहां असलियत में नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। उस नए तरीके में से सबसे पहला तरीका क्या है? हमारे यहां चलता है एक लैंड जिहाद। लैंड जिहाद क्या है मैडम? पहले तो क्या किया, वोट बैंक के दम पर, यस, वोट बैंक के दम पर कांग्रेस से 3 कानून पास करवाए। पहला कानून यह था जिसके अंदर हिंदू टेंपल्स पर अगर मुस्लिम्स ने कब्जा भी कर रखा है तो भी हिंदू उस पर अपनी दावा ही नहीं कर सकता। यह 92 का कानून है, पीपल्स वर्शिप एक्ट, जिसके अंदर अगर हिंदू मंदिर के ऊपर कोई भी कब्जा हो रखा है तो हिंदू उस मंदिर पे दावा ही नहीं कर सकता, उसे क्लेम नहीं कर सकता, वो मुस्लिम्स का है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था। एक है वक्फ बोर्ड। आपके यहां वक्फ बोर्ड है मैडम? बिल्कुल है। हाँ, हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पता है क्या है? हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज क्या है? हमारे यहाँ की प्रॉपर्टीज है, अगर वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया कि ये प्रॉपर्टी उसकी है और उसने अपने रजिस्टर में चढ़ा दिया, तो वक्फ बोर्ड को ये बताने की भी जरूरत नहीं है किसी को कि वो प्रॉपर्टी किसी की है, उसके हो गई है। उसके ऊपर अगर किसी को क्लेम करना है, 1 साल के बाद वो क्लेम नहीं कर सकता। पूरी कहानी सुनिएगा मैडम, 1 साल के बाद वो क्लेम नहीं कर सकता। 1 साल के बाद वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी और वक्फ बोर्ड उसको जैसे मर्जी यूज करे। क्या मजे की बात, अगर 1 साल से पहले पता लग गया तो वो प्रॉपर्टी आपकी, आप क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम भी कहां होगा? वक्फ बोर्ड की खुद की काउंसिल के सामने। कोर्ट में जाएगा ही नहीं, ये कौन सा मजाक है? कोर्ट में नहीं जाएगा, अपनी काउंसिल के सामने होगा। अपनी काउंसिल के सामने सारे मेंबर्स कौन है? मुस्लिम्स हैं। अब हरिमोहन की प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि जी तो मेरी थी, हरिमोहन को पता नहीं लगा, तो मैडम उसके बाद चाहे मेरे पास सारे कागज हो, मैं उसे रिक्लेम नहीं कर सकता। ये है वक्फ बोर्ड हमारे यहाँ। उसके बाद अगर मान लिया मुझे 1 दिन पहले पता लग गया कि जी मेरे को दावा करना है, मैंने वो फाइल कर दिया, उसके बाद हरिमोहन को सारे के सारे मुस्लिम्स बैठे होंगे, वहां उनके सामने कहना होगा जनाब मेरी प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा कर लिया। अगर वो सुनवाई ना भी करे 20 साल, तो मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता उसको। 20 साल अगर सुनवाई ना करे, चलो एक बार को सुनवाई हो भी गई, तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स नहीं है कि वापस ले ले। अब बताओ, मुझे ये बताओ, ये कौन सी सही है जस्टिफिकेशन है? इसका बैड पार्ट क्या है? बैड पार्ट ये है मैडम, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना 1500 ईयर्स ओल्ड हिंदू टेंपल है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अडानी अंबानी है ना, अंबानी का जो मकान है अंटीला, वो वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है अगर उसकी प्रॉपर्टी है। 70% दिल्ली पर वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये सारी हमारी प्रॉपर्टी है। वो कैसे? मतलब दावे की कोई वजह नहीं, दावे की वजह होती है ना। वक्फ बोर्ड ऐसे तो उठ के नहीं, वो तो ट्रस्ट होता है। वक्फ करना इस्लाम में ये है कि जैसे ये घर है, क्या है वो ये कह रहे थे सुनिए, एक मेरा घर है, मैं वक्फ कर दूं इसको कि जी ये घर जो है ये मैं अपने वक्फ बोर्ड को जाकर, यहाँ बहुत सारे अदारे बने हुए हैं, वक्फ का एक पूरा कानून है, उसको मैं एंडाउमेंट फंड की तरह का ये होता है कि जी ये वक्फ कर दूं और ये इसको कोई आप फिलंथ्रोपी के लिए इस्तेमाल करें, मैं वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। अब वो वक्फ की प्रॉब्लम है, वक्फ इसके अंदर कोई आई हॉस्पिटल खोल ले, वक्फ इसको बेच नहीं सकता, उसके अंदर एक बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये पूरी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे वेलफेयर। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि जी आधी से ज्यादा जो दिल्ली है वो वक्फ बोर्ड इस तरह तो उठ के नहीं कर सकता, बदमाशों का तो टोला नहीं है कि जी जाएगा तो चलो जी अंबानी साहब ने जो है, अगर किसी ना किसी ने तो वो वक्फ की होगी ना। उस वक्फ का मतलब क्या होता है? ठहरना, डिवोट कर देना कि ये चीज वक्फ हो गई है, अब इस चीज को इमूवेबल हो गई है। तो ये आखिर उसके अंदर कोई पेपर वर्क होता है, ऐसे तो नहीं आप शो कर रहे हैं कि जी। अब मुगलों के जमाने का कोई दावेदार था, जी जी, वो मुस्लिम था, उसको वो जागीर मिली हुई थी, अब वो जी क्योंकि वो मुसलमान था और अब वो नहीं है, तो ये वक्फी प्रॉपर्टी हमारी है। तो सर फिर ये तो आप जितने मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, जी, हाँ
तो सर ये तो जितने मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए वो प्रॉपर्टी हमारी है। वो यहाँ भी हुआ था, वो इधर भी ये हुआ था। और बहुत सारे जो लोग आज आपको अमीर पाकिस्तान में नजर आते हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त सफर कर रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने झूठे क्लेम दायर किए थे कि जी और हिंदुओं की यहाँ प्रॉपर्टी थी, बड़े अमीर हिंदू यहाँ रहते थे लाहौर में, पंजाब में खास तौर पर सबकी प्रॉपर्टी पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और जो वहां से बेचारे लुट फुट कर आए, जो वहां अमीर थे, उन्होंने आकर वो इस वतन की पता नहीं कौन सी मोहब्बत थी, मुझे आपको पता है, वो बेचारे आकर उन्होंने मोहब्बत में आकर ना क्लेम किए ना कुछ किए, क्योंकि उनको था कि शायद ये मुल्क कुछ ना कुछ बन जाएगा, हमने इतनी कुर्बानियां दी। बहरहाल जिन्होंने मुल्क, लेकिन सर ये तो हर जगह हुआ है। पर इंडिया बीइंग सच ए प्रोग्रेसिव कंट्री, आप लोगों ने अभी तो जो कानून आप लोगों ने चेंजेस की हैं, ब्रिटिश लॉ को चेंज कर दिया है अभी, तो ये तो सुकुम तो कानून में हुआ ना, उसको चेंज करते, लेकर आते, और फिर ये क्या वजह है हरी हमारे कई मामलों में क्या है? जी सर, हिंदू मुस्लिम डिवीजन अभी तक क्यों है इतनी ज्यादा सर? ये तो बड़ी अफसोस की मैडम, ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने हमारे हिंदुओं को गर्दन दबा के रखी। ये बीजेपी के उठने के पीछे का रीजन ये है। आज जिस वक्फ बोर्ड के ऊपर हम शोर मचा रहे हैं, अच्छा एक बात है मैडम, 2013 में एक लॉ आया था, एक बिल आया था, लॉ बन नहीं पाया वो, और कांग्रेस ने बड़ी स्मार्टली 2 बिल पास किए थे उसमें। बीजेपी अपोजिशन में थी, 2 बिल थे, एक था रायट्स बिल, कम्युनल रायट्स बिल, और दूसरा था वक्फ बोर्ड एक्ट। कम्युनल राइट्स बिल में यह था कि कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा, हिंदू को ही राइटर माना जाएगा। ये क्लियर वर्ड्स में था 2013 के बिल में। तो सर फिर हिंदू अगर अकेला है और 100 है तो भी हिंदू को मानेंगे। ये कांग्रेस का लाया हुआ बिल था। और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का वो बिल था जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया। अब तरीका समझिए, तरीका क्या होता है। मान लिया मैडम कहीं पर भी एक मजार बना दी छोटी, एक पार्क में 4 ईंटें रखी, उसमें कपड़ा डाला, फिर पक्की कर दी, मजार बना दी। वक्फ बोर्ड जाएगा, सर्वे करेगा, मजार है, हाजी है, और ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी। मैडम इंडिया में ये डाटा है, ऑफिशियल डाटा। इंडिया में तीसरा सबसे बड़ा लैंड ऑनर वक्फ बोर्ड है। सबसे पहला रेलवे, उसके बाद आर्मी, उसके बाद वक्फ बोर्ड, जिसके पास 8 लाख एकड़ जमीन है, 8 to 9 लाख एकड़। और मजे की बात यह है 2009 के अंदर इनके पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो अब 9 लाख एकड़ आ गई। कहां से आ गई मैडम इतनी जमीन? क्या करते हैं ये लोग, मान लिया कहीं कहीं मजार बना दी, उसे क्लेम कर दिया, कहीं पर कुछ भी बना दिया, क्लेम कर दिया कि हमारा है। और लॉ ये कहता है कि ये इन्हीं का है। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में टक्कर मारते मर जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। इस चीज की चिढ़ है। ये जो बायसनेस है ना मैडम, जो ये कह रहा है हिंदू को इस जवाब नहीं मिला इतने साल प्रोग्रेसिव। मैडम प्रोग्रेसिव के चक्कर के अंदर तो यहां मारे जा रहे हैं कि यार सब कुछ तो उठा के उनको दे दिया। मैडम कोई जमीन आप प्राइम लोकेशन पर उठाकर देख लो, एक मजार पूरे पार्क, एक मजार बनाएंगे और पूरे के पूरे पार्क को क्लेम कर देंगे। और पुलिस की प्रॉब्लम यह है, एक बार वक्फ बोर्ड कह देगा ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसे बचाओ, तो पुलिस ये तक नहीं पूछेगी कि प्रॉपर्टी के कागज दिखा दो ना। पुलिस की मजबूरी है उस प्रॉपर्टी को। अच्छा, और वक्फ बोर्ड का एक ऑर्डर आ जाएगा ना मैडम, सिर्फ एक ऑर्डर कि इस प्रॉपर्टी को खाली करवाओ, तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की औकात नहीं है उस ऑर्डर को स्टे दे दे। हाई कोर्ट तक स्टे नहीं दे पाता और वो तुरंत 24 घंटे में खाली होती है प्रॉपर्टी। अब बताओ इसको अच्छा, कैसे रोके? आपकी जो इसका तो मतलब फिर सादा ये हुआ कि बेसिकली ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है। बेसिकली तो ये इसका सादा मतलब उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फायदा उठाकर एक एक बिट बाय बिट कब्जा किया जा रहा है और हिंदुओं को मारा जा रहा है। जिस लव जिहाद के ऊपर बात आ रही थी वो डिस्कशन छोड़ के पता नहीं कहां डिस्कस हो गई। हाँ वो, लेकिन सर आप इस वक्त तो ये है कि जो आपकी गुफ्तगू से और मुझे ये लग रहा है कि बेसिकली इस वक्त जो है 2 चीजें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि जो सियासतदान है वो इस वोट बैंक को यूज कर रहे हैं अपने ही दूसरी पार्टी के अगेंस्ट और अपने ही मजहब और उसके अगेंस्ट यूज करके, तो उन्होंने एक पूरा डिस्ट्रप्शन क्रिएट की हुई है।
और लॉ उसको अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, फेवर में भी यूज कर रहे हैं, अगेंस्ट भी यूज कर रहे हैं, बेसिकली अपने फेवर में यूज कर रहे हैं और सबके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। उससे नतीजा क्या निकला? लास्ट सोच कर देखिए, ये एक बड़ा रीजन है। सोशल मीडिया आने के बाद ये चीजें पब्लिक में डिस्कोर्स में डिस्कस होने लगी। हमारे पास एक तो नेट सस्ता है, कुछ नहीं करते, सुबह से लेकर शाम तक सब चीजों को खोदते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हमने व्हाट्सएप के ऊपर दावा कर दिया वो वही ठीक है। मैडम जब जाके उस एक्ट को पढ़ा तो दिमाग हिल गया, कि हुआ कहां से। अब जब इस एक्ट को पढ़ेंगे तो अपोज करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे घर के सामने वाला पार्क, मैम हमारे घर के सामने वाला पार्क पूरे के ऊपर दावा ठोक दिया, वो तो फिर हमारे को सर फोड़ने पड़े और उसका मामला कम्युनल हुआ, तब जाके वो पूरे का पूरा पार्क बचा। वरना लगभग 12-13 हजार गज का पार्क कब्जा हो चुका था कि जी ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। ये कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी? एक तरफ मुस्लिम, हिंदू को। अच्छा, वक्फ इतनी पावरफुल थी तो वक्फ ने फिर बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ने दी? अच्छा, अभी आपका यही तो सबसे बड़ी सर, आपका जो इंडियन सर्वे और बाबरी मस्जिद इसलिए मामला था 1848 से, ये 1858 से ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर था, इसलिए बच गया, वरना इसके ऊपर भी वक्फ दावा कर सकता था। ये मामला 1858 के आसपास का था कोर्ट में, इंडियन सर्वे नहीं थे। सर, आपका जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने 30,000 मस्जिदों को निशानदेही की हुई है कि ये मंदिरों के ऊपर बनी हुई है, ठीक है ना। और बहुत सारी मंदिरों मस्जिदों में पिछले दिनों पूजा भी हुई, ठीक है। ये उस वक्त की बात है, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, और वैसे भी वहां बहुत हवा थी कि पता नहीं बीजेपी ने वापस आना है, तो हर कोई जो था वो एक बहुत डंडा लेके खड़ा था, और वहां एक ऐसा माहौल भी नजर आ रहा था कि जैसे पता नहीं अब बाकी कोई भी मजाहिब जो है उनकी तो बिल्कुल कुछ नहीं। अब ये तो उस वक्त आपने देखा कि बहुत सारे टीवी पर भी सारी न्यूज चली, सब कुछ हुआ। तो अगर वक्फ इतना ही पावरफुल था तो वक्फ जाकर फिर वो वहां वो अपनी 30,000 मस्जिदों के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हुआ अभी तक? और वो कह रहे हैं कि जी हम इन सारी मस्जिदों को जो है वो मंदिरों में तब्दील कर देंगे। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी मस्जिदें ढाई भी गई, लोगों के घरों को ढाया गया। ऐसा तो नहीं है मुजफ्फरगढ़ में जो कुछ हुआ, जो आपका वहां का, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि गलत मैं नहीं कर, तो ये मेरी मुजफ्फराबाद, क्या नाम है उसका जी, तो आप मुझे बताएं कि जी। और एक और चीज बताएं, ये जो बुलडोजर आपका पूरा एक कैंपेन है, एंटी बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, लोगों के घरों को आप उड़ा देते हैं, मुसलमानों के खास तौर पर, तो ये सारा कुछ झूठ तो नहीं चल रहा ना? इतना सादा तो नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा और वो आप कह रहे हैं, आपने सारा मुद्दा डाल दिया मुसलमानों के ऊपर कि जी मुसलमान तो बड़े पावरफुल है, और उन्होंने बस के एक हिंदू मेजोरिटी मुल्क में जहां 80% हिंदू है, 14% मुसलमान है, और आप इस शो में ये बता रहे हैं कि वो 14% मुसलमान जो है वो तो बड़े पावरफुल है, और उसकी वजह से जो है वो सारा नतीजा ये निकला। और वो लव जिहाद भी कर रहे हैं, लव लैंड भी कर रहे हैं, लव पता नहीं कौन कौन सा कर रहे हैं, और हिंदू जो है वो बेचारे बैठे हुए हैं क्योंकि उनके ही लोगों ने ऐसे कवानीन बना दिए जो उन्होंने मुसलमानों को 14% मुसलमानों को पावरफुल कर दिया। सर ये बात समझ नहीं आ रही सर, प्लीज। मैडम समझने के लिए दो चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जब इंडिया और पाकिस्तान गुलाम थे, इंडिया गुलाम था, पाकिस्तान तो खैर नहीं था गुलाम क्योंकि था ही थी। जब इंडिया गुलाम था तो हमारी पॉपुलेशन थी 35 करोड़ और ब्रिटिशर्स जो थे वो अप्रोक्सीमेट थे 1 लाख जस्ट। उस 1 लाख पॉपुलेशन ने 35 करोड़ के ऊपर रूल कैसे किया? दे वर वेरी पावरफुल। वो रूल इसलिए किया क्योंकि लॉज इस तरीके के बनाए थे ब्रिटिशर्स ने जो उनको पावर प्रोवाइड कर रहे थे। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसका मतलब नॉर्मली दुनिया में जो प्रोजेक्ट किया जाता है कि माइनॉरिटीज हमेशा प्रॉब्लम में रहती हैं, ये गलत फहमी है। माइनॉरिटी वहां प्रॉब्लम में रहती है जिसमें गवर्नमेंट जो है, जिसके साथ गवर्नमेंट खड़ी होगी वो हमेशा पावरफुल होगा। लॉ जिसके फेवर में होंगे वो पावरफुल होगा। मेजॉरिटी माइनॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसे ऐसे देखना चाहें तो कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, वो जस्ट 1 लाख थे अप्रोक्सीमेट, 2 लाख होंगे, चलो इससे ज्यादा नहीं थे। मैक्सिमम पॉपुलेशन आज तक ब्रिटिशर्स की इंडिया में 1,40,000 से ज्यादा नहीं हुई है कभी।
ऑफिशियल और इनऑफिशियल कुछ भी लगा लेंगे, 1,40,000, 2 लाख हम मैक्सिमम मानकर चलते हैं। 2 लाख लोगों ने 35 करोड़ लोगों के ऊपर रूल किया था। तो मैडम वो इसलिए कर पाए थे क्योंकि लॉ उनके फेवर में था। मेरा प्रॉब्लम लॉ के साथ है कि हम सबसे बड़ी पावरफुल कौन, वो इसलिए कर पाए थे कि दुनिया एक सेकंड के एक तो वहां इसलिए कर पाए थे कि उनका जो लोकल पूरा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया था। जो भी उस वक्त का पॉलिटिकल सिस्टम, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब ब्रिटिशर्स आए। माफ कीजिएगा, मैं हिस्ट्री पढ़ा, तो आज तक कोई सिस्टम ये समझ में नहीं आया कि कौन सा वाला कोलैप्स कर गया। माफ कीजिएगा, मैं इस चीज में डिसएग्री करता हूँ। इंडिया कोलैप्स नहीं किया सर, मेरी बात, इंडिया का कोई सिस्टम कोलैप्स नहीं किया था। इंडिया का सिर्फ बंगाल के अंदर सिस्टम कोलैप्स किया था। 1964 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 22 अक्टूबर को 9 अगस्त 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 से 1772 के बीच में जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने बंगाल को बुरी तरीके से लूटा। वहां जाकर वो सिस्टम कोलैप्स हुआ था। जब सारे ऑफिसर्स भाग गए थे, सारा सिस्टम डूब गया था सिर्फ इस 7 साल में। बाकी हिंदुस्तान में कहीं पर कोई सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, क्योंकि उस 1765 से लेकर 72 के बीच में मराठा रूल बहुत अच्छा था, निजाम का रूल बहुत अच्छा था, हैदराबाद के अंदर कर्नाटक रूल बहुत अच्छा था, मैसूर का रूल बहुत अच्छा था, राजपूतों के रूल बहुत अच्छे थे। अच्छा, फिर 1875 की जंग कैसे हार गए, उसका पीछे भी कुछ मतलब वो किसमें? वो फिर आराम से बैठ के बातें कीजिएगा, वो सारी पॉलिटिकल चीजें हैं जिसके अंदर आराम से बात करेंगे कि 56 जो देश है वो अकेले इजराइल से कैसे हार गए। आप ये सवाल पूछेंगे तो कंपैरेटिव बिल्कुल वैसा ही है कि वो वाली लड़ाई कैसे हार गए। तो वो तो इजराइल के सामने जब अरब घुटने टेक के बैठे हुए नजर आते तो वो इसीलिए नजर आते हैं क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है। लेकिन इस चीज को समझिए, मेरी जो पॉइंट है, मेरी जो पोजीशन है वो ये है कि भाई लॉज इस तरीके के बनाए गए कि पूरी हिंदू मेजॉरिटी को बिल्कुल जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट बना के खड़ा कर दिया, और वहां वो रिक्लेम। और मैडम लास्ट बाबरी मस्जिद का मामला जो है ना मैडम, कश्मीर के एक लीडर होते थे सैफुद्दीन सोज। कभी सैफुद्दीन सोज का एक स्टेटमेंट पढ़िएगा, उन्होंने एक बड़ा जेन्युइन सा स्टेटमेंट दिया था। हिंदू ने कभी भी 30,000 टेंपल्स को क्लेम किया ही नहीं। कब किया वो समझिए। हिंदूज ने पहला ऑफर ये रखा था, सबसे पहला ऑफर रखा था कि देखो 30,000 टेंपल्स हैं जिनके ऊपर मस्जिदें बनी हुई है, हमें ये 30,000 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 दे दो, 3, काशी, मथुरा और अयोध्या, सिर्फ ये 3 दे दो, बाकी तुम रखो, में कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम से कहा था बुत परस्ती के लिए 1 इंच जगह नहीं देंगे। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्टेटमेंट है, बुत परस्ती के लिए 1 इंच जगह नहीं। इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट कंफर्मेशन की फॉर्म में पता है किसका है? सैफुद्दीन सोज का। सैफुद्दीन सोज कश्मीर के जाने माने लीडर थे। वो उस मीटिंग में बैठे हुए थे, बाहर आके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों ने एक पायदान, दरवाजे के सामने पड़ा हुआ पायदान के पीछे अपनी 3 लाख मस्जिदों को दावे पे लगा दिया है, और हिंदू अब इस पायदान के चक्कर में जाग चुका है, तुमसे सब कुछ छीन के मानेगा। ये सैफुद्दीन सोज का मानना था। हिंदुस्तान में उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में 3 लाख मस्जिदें बना चुके हो, तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग है, सब चीजें हैं, एक अयोध्या की टूटी फूटी वो जो ढांचा है उसे छोड़ दो, कुछ नहीं जाएगा, हिंदू खुश हो जाएगा। और तुमने क्या किया? मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने उस टूटे फूटे पायदान के लिए पूरी मुस्लिम को, हिंदू कम्युनिटी को जगा दिया। अब ये एक भी नहीं छोड़ेगा, सारे वापस लेके छोड़ेगा। ये प्रॉब्लम मैडम आप ये देखिए ना, शुरुआत तो 1985 से 3 की हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने सिर्फ 3 मांगे थे। मुस्लिम से क्या किया? बुत परस्ती के लिए 1 इंच जगह नहीं देंगे, मैडम हम 30,000 लेके छोड़ेंगे, काम खत्म। और ये हमारी आइडेंटिटी का क्वेश्चन है भाई, और कुछ भी। बिल्कुल सही बात है। अगर बुत परस्ती का इतना मसला होता तो आपका क्या ख्याल है कि यूएई में टेम्पल बनाने की इजाजत होती? ये बिल्कुल
जिस इस्लाम की आप मुझे सारी बातें बता रहे हैं, जिन मैडम माफ कीजिएगा, उस यूएई पे भी आ जाता हूं मैं। जिस वहाबिज्म को फाइनेंस यूएई और साउद ने किया है, सऊदी अरेबिया ने जिस वहाबिज्म को सपोर्ट किया है, और यूएई ने जब उस वहाबिज्म को सपोर्ट किया और ये देखा कि इनके तेल के पैसे को सारा वहाबिज्म खा गया और इनकी खुद की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी को कैसे तो सल्यूट करें। मैडम ये तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी है, उस एक बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए या एक्यूमुलेट करने के लिए, जिसे कहते हैं कपल करने के लिए वहां पर एक वो दिया है। वरना मैडम वही है जो सबसे ज्यादा इस्लामिक लॉज के नाम पे आज भी सबसे ज्यादा शरिया वही पढ़ा जाता है, और औरतों को जिस तरीके से हंटर्स चौराहे पे लगाए जाते हैं वो आप भी जानते हैं। बात ये है कि हरिमोहन साहब ऐसा बिल्कुल है मैडम, जो मोहम्मद बिन जायद हैं और मोहम्मद बिन सलमान हैं, अगर जायद के फादर अगर होते तो ये मंदिर कभी नहीं बनता, और मोहम्मद बिन सलमान के फादर अगर होते तो सऊदी अरेबिया में योगा कभी नहीं होता। इन दोनों की पॉलिसी है रेडिकलिज्म के अगेंस्ट लड़ना, ये दोनों की। इसके अलावा इनके पेरेंट्स की कभी नहीं। जब नया बात ये है कि पॉलिसीज जिसकी भी हो, पॉलिसीज जाहिर सी बात है, नए लोग आए हैं, नया ब्लड आया है, हम भी बहुत तनकीद करते हैं, हमारे बहुत सारे उलमा ने भी तनकीद की। एक हमारे गांधी साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा कि एक लास्ट अगर इतना ही मामला है तो इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बन रहा था, उसकी दीवारें तक क्यों उखाड़ के फेंक दी गई? अगर इतना ही ब्रॉड माइंडेड है सब, उसी पे आ रही हूँ, मुझे बोलने तो दें। देखें, ये मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, अब इसको हम रैप अप करेंगे। मैं जितना इस्लाम को जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैंने भी उतना पढ़ा है जितना एक मुसलमान को अपनी किताब पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, कि उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है, उसकी क्या डिमांड्स हैं। और जो मैंने डायरेक्ट उसके टेक्स्ट से समझा है, मुझे तो इस किस्म की कोई हेट्रेड कुरान सिखाता नजर नहीं आता। जहां वहां जंगों का मामला है, हाँ ये है कि बुत परस्ती को खत्म करने इस्लाम आया था। बुत परस्ती का एक शिर्क की उस दिन मैं और आप बात भी कर रहे थे, शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं, और इस वक्त मुसलमान सबसे ज्यादा शिर्क मैं समझती हूँ कि उस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी बुत के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे तो ये शिर्क है, नहीं ये नहीं है। मैं आपके आगे, मैं आपको जिस दिन अपने नफा नुकसान का मालिक समझूंगी ना, ये शिर्क है। जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि हरि मोहन के हाथ में मेरा नफा है और नुकसान है, और हो भी सकता है वक्ती तौर पर मैं आपके लिए एक नौकरी कर, मिसाल के तौर पर, लेकिन जब मैं आपकी अच्छाई बुराई सब शामिल हो जाऊंगी एक सेकंड, असल में ये शिर्क है। हाँ, तो बात अब वो लंबी हो जाए। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ मंदिरों को तोड़ा गया और यहाँ लोगों को, यहाँ तक के मैंने जो एक किस्सा पढ़ा हुआ है और ऑथेंटिक किस्सा पढ़ा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक डेलीगेशन आया, उन्होंने आकर कहा कि हमने अपनी इबादत करनी है, हमारे पास, उन्होंने मस्जिद नबवी पेश की कि आप यहाँ आप अपनी इबादत करें, वो क्रिसमस से पहले। बात ये है कि ऐसा हमने तो कहीं नहीं देखा कि इस तरह का आप एक डिस्क्रिमिनेशन करें। और ये जो मौलवियों का दीन है, इसके तो ये मौलवियों का दीन, अब उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए यहाँ भी बहुत ज्यादा गड़बड़ मचाई हुई है, यहाँ भी वक्फ के नाम पर बहुत सारी जगहों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, यहाँ भी मज़ारों के नाम पर बहुत सारी सियासत चलती है। आपको पता है हमारा जो साउथ पंजाब है वो तो इसकी नजर है, पीरी फकीरी की नजर है। ये जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, कभी आप इनको देखें जब ये अपने आस्थाने पे बैठे होते हैं, किस तरह नोटों की बारिश हो रही होती है, किस तरह ये पीर पगाड़ा सिंध का एक पूरा एक उनका है, उसको पूरी पॉलिटिक्स को मजहबी रंग देकर इन्होंने लोगों को किस तरह अनपढ़ रखा हुआ है इस्लाम के नाम पर। उनको कुरान मना करते हैं, कुरान तर्जुमे से ना पढ़ो, तुम पे कुछ साया हो जाएगा, तुम्हारे पर मुसीबत आ जाएगी, ये इतनी बड़ी किताब है, इसको तर्जुमे से नहीं पढ़ना चाहिए। आप आकर भेजे, मैं एक पढ़ी लिखी खातून ने मुझे कहा कि हमारे पीर साहब ने मना किया है कि कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ना। अब आप मुझे बताएं, उसको एक घर को मैं जानती हूँ, उसके अंदर पता नहीं को 50 वेरिएशन ऑफ इस्लाम चल रही है। वो कभी जो उनको जाकर बताता है वो शुरू कर देती है। ये पाकिस्तान में है ना, जिसको हम कह दें कि आप एक इस्लामिक मुल्क कह रहे हैं, आप छोड़ दें ये, तो ये बहुत ज्यादा खराबी है वक्त के साथ साथ। लेकिन जो असल चीज है, और ये जहां भी हो रहा है, तो नतीजा मैंने ये निकाला है कि बेसिकली जब इसको रैप अप करते हैं कि ऑब्वियसली वहां कवानीन के बहुत सारे मसाइल हैं, मुझे जो लग रहा है
जिसको मेरा ख्याल है इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर वहाँ मुसलमान भी ये कर रहे हैं तो मैं तो खैर ये लव जिहाद है या कोई भी जिहाद है इसकी तो कोई गुंजाइश भी नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती ना मुसलमान कर सकते हैं, ना किसी को जबरदस्ती आप यहूदी कर सकते हैं। ये तो एक विलिंगनेस होती है, कैसे आप किसी को, फिर आपने भी बताया कि इसको इस्तेमाल करके किस तरह से मारपीट की जाती है, वो खवातीन को जो है वो तंग किया जाता है। तो ये तो एक बहुत ही, मैं आपके सवाल का जवाब ये है कि ये वो इस्लाम नहीं है जिसको मैं मानती हूँ ना। मैं वो इस्लाम ऐसा है ही नहीं जो ये कहता हो कि लोगों को ठुड्डे मारे, लोगों को घर बनाए, लोगों सड़कों पे नमाज पढ़े। कोई आपको ये और ये जो आप तस्वीरें देखते हैं ये पता नहीं कौन सा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। दिस इज जस्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ रॉन्ग। कि भाई हम हर जगह, आपने देखी होगी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, पीछे खुश्क जगह है लेकिन वो पानी के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं। भाई आप कौन सा सवाब हासिल कर लेंगे, कौन सा आपको, ये तो बिल्कुल एक बचकाना बातें हैं ये बताने के लिए कि जी पता नहीं हमारा मजहब तो ये भी कहता है कि आप मट्टी से तयम्मुम कर लें। जो मजहब ये कह रहे हैं कि पानी नहीं है मट्टी से कर लें, जो औरतों को कहता है घर के कोने में नमाज, अजीब और गरीब है, फजूल बातें बनी हुई है। ये इसका कोई मेरा ख्याल है मजहब से तो कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स से जरूर ताल्लुक जो कहना चाहते हैं उसको मैं लास्ट। मैडम, कोई धर्म या कोई मजहब, धर्म नहीं मजहब या रिलीजन, किताब में क्या लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको मानने वाले उसको इंटरप्रेट करके कैसा बिहेव कर रहे हैं और उस धर्म की, उस रिलीजन की क्या इमेज बना रहे हैं, ये मैटर करता है। आप कह रहे हैं वो वैसा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वो बिहेव कर रहे हैं सड़कों पे उससे पूरा फर्क पड़ेगा। व्हाट इमेज दे आर क्रिएटिंग, और जो इमेज बन रही है उसके साथ है, चाहे वो वक्फ बोर्ड की फॉर्म में हो गई, चाहे वो लव जिहाद की फॉर्म में हो गई, चाहे वो लैंड जिहाद की फॉर्म में हो गई, किसी फॉर्म में हो गई, ये एग्जिस्ट कर रही है। हाई कोर्ट्स जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। बहुत सारे मामलों में कोर्ट्स के पास ग्राउंड रियलिटी होती ही नहीं है, वो सिर्फ तो लॉ के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। आप दोबारा इस मामले में डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर और जवाब दिए जाएंगे। जी मैडम, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। थैंक यू।